हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो काफ़ी कुछ नया आज आपको सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार आ रहे हैं करंट अफेयर्स में, उनको एक बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे एंड टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेंगे। और वेट, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि कल हमारा करंट अफेयर्स नहीं आएगा और जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी करंट अफेयर्स की, तो हम वापस से डिजिटल बोर्ड में अपनी क्लास को कंडक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको कल का और फिर नेक्स्ट डे का जो करंट अफेयर्स है वो साथ में मिल जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं रह जाएगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डन इतनी चीज़ें, तो स्टार्ट करेंगे आज के सीए को। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पर्सन न्यूज़ में है अजय कुमार। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है अजय कुमार जी की है। इन्हें USISPF मतलब यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड का एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। तो फॉर्मर इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं अजय कुमार और इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ एडवाइज़र टू द बोर्ड ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। अगर मैं आपको बता दूं एक और इन्फॉर्मेशन कि अजय कुमार जी जो हैं वो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी मतलब रक्षा विभाग में सचिव के रूप में इन्होंने काम किया है और अभी तक सबसे अधिक समय तक जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो अजय कुमार रहे हैं 2019 से लेकर 2022 तक। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट एंड सीईओ की बात करें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की, तो आंसर हो जाएगा मुकेश आघी हैं। रिसेंट में कुछ और अपॉइंटमेंट हुई हैं, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी, यूके के जो विदेश सचिव है वो डेविड कैमरून बन गए हैं। एमडी ऑफ टोरेंट गैस लिमिटेड मनोज जैन, जिनके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। एंड मेंबर फाइनेंस एट द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पंकज मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है। चलिए, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। इन्हें रीअपॉइंट किया गया है फॉर द सेकेंड टर्म। मतलब ये जो पर्सन है वो स्पेन के पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2018 में और इन्हें वापस से रीअपॉइंट किया, मतलब वापस से ये इलेक्शन जीत गए हैं। और इनका नाम है पेड्रो सांजे। ठीक है, पेड्रो सांजे, इन्हें रीअपॉइंट किया है, रीइलेक्ट किया गया है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की तरह। तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है जिमी किमेल। तो जिमी किमेल 96 नंबर के जो ऑस्कर या एकेडमिक अवार्ड होने वाले हैं उनको होस्ट करेंगे और ये इनका 4th टाइम है, मतलब चौथी बार जो है वो ऑस्कर अवार्ड को होस्ट करने जा रहे हैं जिमी किमेल। ठीक है, द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जिमी किमेल वापस से 96 नंबर के जो एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड है 2024 में जो होने हैं वो इसे होस्ट करेंगे। लास्ट ईयर भी इन्होंने ही ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किया था। ये इनका 4th टर्म है, मतलब 2017 में, 2018 में भी ऑस्कर अवार्ड को जिमी होस्ट कर चुके हैं। तो एक एलाइट क्लब या फिर मेंबर की तरह ये शामिल हो चुके हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार इन अवार्ड को होस्ट किया है। आप यहाँ पर एक और नाम देख सकते हैं, वूपी गोल्डबर्ग। ये गोल्डबर्ग जो है ये फर्स्ट ब्लैक वीमेन है जिन्होंने एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किया था 1994 में। तो एक एलाइट क्लब है जो जिसमें नाम आते हैं कुछ लोगों के जिन्होंने सबसे अधिक बार ऑस्कर अवार्ड या एकेडमिक अवार्ड को होस्ट किया है। उसमें एक और नाम जुड़ गया है, जिमी किमेल। ये इनका चौथा नंबर का होस्ट, मतलब चौथी बार होस्ट करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड को। 96 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं ये लाइव कब होंगे, तो 10 मार्च 2024 को होंगे। डन। चलिए, इसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेटेड 2024 कोर्स अवेलेबल है हमारे परचम के एप्लीकेशन पे। आप इस कोर्स को ले सकते हैं अपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी को करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, कंप्लीट भी और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस किया जा सकता है। अब कुछ और पर्सन देखेंगे जो न्यूज़ में है। अगली जो पर्सन है वो एक फुटबॉलर है जिनका नाम है डेविड बेकहम। ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये डेविड बेकहम है और ये इंडिया में 3 डेज के विजिट के लिए आए हुए हैं एज अ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। तो
तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर की तरह इन्होंने 3 दिन विजिट पे आए हुए हैं और इन्होंने अपना जो विजिट स्टार्ट किया है वो अहमदाबाद से किया है। अहमदाबाद में से शुरुआत की, इसके बाद फिर ये वानखेड़े स्टेडियम भी आए और अभी रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ था, सेमीफाइनल था, उस मैच में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। इसके बाद ये सचिन तेंदुलकर से भी मुलाकात करते हैं और विराट कोहली से भी मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डेविड बेकहम कौन है, तो आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर है। इसके साथ साथ एक फॉर्मर फुटबॉलर भी हैं। इंडिया में 3 डेज के विजिट के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यूनिसेफ की पार्टनरशिप है आईसीसी के साथ। यूनिसेफ की पार्टनरशिप किसके साथ है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ मिलकर प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, जेंडर इक्वलिटी को, कि जो स्पोर्ट है उसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का जो पार्टिसिपेशन है वो बराबर रहे और प्रमोशन में भी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, गर्ल्स को एंड बॉयज को। तो यूनिसेफ और आईसीसी की इसलिए पार्टनरशिप है। तो डेविड बेकहम ने पहली मुलाकात किससे की है? सचिन तेंदुलकर के साथ की है और सचिन तेंदुलकर को भी आपको पता होगा कि यूनिसेफ के रीजनल गुडविल एम्बेसडर मतलब साउथ एशिया एरिया के लिए, साउथ एशिया रीजन के लिए यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर ही हैं और उनसे इनकी मुलाकात मुंबई में होती है। डेविड बेकहम जो है वो मैंने बताया आपको इंग्लैंड के प्रोफेशनल फुटबॉलर है। ठीक है, इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के लिए भी इन्होंने खेला है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, लेकिन पुराना नाम इसका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हुआ करता था। ठीक है, यूनिसेफ का फॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया है 1946 में। यूनिसेफ जो है ना, मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इनको कई सारे अवार्ड्स पहले भी मिल चुके हैं, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज मिला है 1965 में, इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है 1989 में और प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड भी 2006 में दिया गया है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी अबाउट द यूनिसेफ। डन। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में 3 पर्सन दिखाई दे रहे होंगे। आरबीआई ने इन तीनों पर्सन को जियो फाइनेंशियल सर्विस में डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूव किया है ईशा अंबानी, इसके अलावा अंशुमन ठाकुर एंड हितेश सेठिया, ये तीनों जो हैं वो डायरेक्टर होंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में और ये अप्रूवल आरबीआई के द्वारा दी गई है और 6 मंथ के लिए ये अप्रूवल वैलिड रहने वाली है। ईशा अंबानी जी जो हैं उन्होंने ही 2016 में जियो लॉन्च किया था इंडिया में। डन। चलिए, तो ये कुछ पर्सन थे जिनके बारे में हमने बात की। अब यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी लोगों को भारत के लोगों को अप्रिशिएट किया है और कहा है अभी तक का सबसे अधिक जो पेटेंट ग्रांट हुए हैं वो इस साल मतलब 2023-24 में हुए हैं। भारत के लगभग 41,000 पेटेंट्स को यहाँ पे ग्रांट किया गया है 2023-24 में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज रिमार्क्ड दैट द नंबर ऑफ पेटेंट अवॉर्डेड इन 2023-24 इज द ग्रेटेस्ट एवर। अभी तक का सबसे ज्यादा पेटेंट जो रजिस्टर किए गए हैं, ग्रांट हुए हैं, वो कहाँ हुए हैं? 2023-24 में हुए, लगभग 41,000। डन, इतनी चीजें। अब पेटेंट क्या होते हैं? तो पेटेंट बेसिकली कोई इन्वेंटर होता है या कोई व्यक्ति जो कुछ नई चीज को प्रोड्यूस करता है या अपना जो उसने वर्किंग किया है उसको फर्दर वो और एक्सपांड करना चाहता है और कोई उस चीज़ को कॉपी और ना करे, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पेटेंट ग्रांट करती है। अब पेटेंट इज अ गवर्नमेंट ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट दैट अलाउ द इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट पे जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 सालों के लिए दिया जाता है। अ पेटेंट इज ऑल्सो अटेंटेबल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ देयर पीरियड इन्वेंशन। इसके अलावा जो रिसर्चर्स जिनको अपने इनोवेशन के लिए पेटेंट मिलते हैं वो फर्दर उसमें और भी ज़्यादा नए नए आइडियाज़ लगा के उसको और इवॉल्व कर सकते हैं और इनोवेशन को भी इंकरेजमेंट मिलता है जब पेटेंट फाइल होता है। टर्म ऑफ पेटेंट अगर देखेंगे तो एवरी पेटेंट इन इंडिया, तो इंडिया में कोई किसी भी पर्सन को जब पेटेंट मिलता है उसके इनोवेशन के लिए, उसके रिसर्च वर्क के लिए, तो वो 20 ईयर्स के लिए होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक पेटेंट एक्ट भी पास किया गया था 1970 में।
इसके अंतर्गत एक स्टैच्यूटरी गवर्निंग बॉडी इंडिया में तैयार की गई थी जो कि 1972 से इफेक्ट में है। जब पेटेंट एक्ट पास किया गया और एक बॉडी को डिजाइन किया गया तो इसने रिप्लेस किया इंडिया पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट ऑफ 1911 को। फिर फर्दर हमने इसमें 2004 में एक्ट लाए और 2005 में हमने इसमें अमेंडमेंट भी किया है, और अमेंडमेंट करके जैसे कि फूड प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट है, माइक्रो प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इनके लिए भी पेटेंट हमने जारी करना शुरू कर दिया है। अगर बात करें सबसे ज्यादा पेटेंट किस कंट्री ने रजिस्टर किए हैं 2023 में, या किस कंट्री को सबसे ज्यादा पेटेंट ग्रांट हुए हैं, तो वो आंसर है चाइना। चाइना के बाद यूएसए एंड जापान आपको देखने को मिलेगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं गेल के बारे में। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, ये बात आपको पता ही होगी। तो गेल वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर की कंपनी बन गई है जिसने शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर की है, मतलब एक जहाज से दूसरे जहाज में एलएनजी लिक्विड जो नेचुरल गैस है उसका ट्रांसफर किया है और $1 मिलियन का फायदा कमाया है। तो इसलिए चर्चा में है, न्यूज में है। आइए हम बात करेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द कंट्रीज लीडिंग गैस फर्म, हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब एलएनजी ट्रांसफर। इसने पहली बार शिप टू शिप एलएनजी को ट्रांसफर किया है। इसके लिए गेल ने यूएसए से एक वेसल्स को हायर किया जिसका नाम था कैस्टिलो दे सेनिस्टवेन। ठीक है, यूएसए का एक वेसल हायर किया और इसके जरिए शिप टू शिप ट्रांसफर किया है मिड वे थ्रू इट्स जर्नी। इसकी जर्नी के दौरान इसके बीच के रास्ते में एक और शिप थी कतर की। यहाँ पे देखेंगे एलएनजी कार्गो वॉज ट्रांसफर टू अनादर चार्टेड वेसल जिसका नाम था अल गराफा ऑफ कतर गैस, और ये पहली बार यहाँ पर शिप टू शिप गैस ट्रांसफर हुआ है जिससे दोनों कंपनीज को, कतर गैस को और गेल को, ऑब्वियस सी बात है फायदा हुआ है इस ट्रांसमिशन से। अब जब आप अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको अवार्ड भी मिलेंगे, तो इसलिए गेल को 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिले हैं। आइए बात करते हैं। गेल के द्वारा गेल को 2 अवार्ड्स दिए गए हैं एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट में। ठीक है, तो रिसेंटली कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की कैपिटल है, ऑब्वियस सी बात है, मलेशिया में एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और जिसमें गेल को 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं। पहला है इनोवेशन अवार्ड। इनोवेशन अवार्ड किस सेक्टर में, कि इसने शिप टू शिप फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एलएनजी को ट्रांसफर किया है, तो इसके लिए इनोवेशन अवार्ड मिला है। सेकेंड अवार्ड है मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया। बेसिकली क्या किया था गेल ने, पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी स्टेशन को इंस्टॉल किया था वाराणसी में, इसलिए इसे ये अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड गेल इंडिया को दिए गए हैं। डन। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द निर्भय क्रूज मिसाइल, जिसको बहुत ही जल्दी इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्ट किया जाना है, शामिल किया जाना है। ठीक है, जिससे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की पावर और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंडियन आर्म फोर्स विल बी इंडक्टिंग द लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल। तो निर्भय क्या है, तो आपको याद रखना है कि निर्भय एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जिसकी रेंज पूछी जाती है आजकल एग्जाम में, 1000 किलोमीटर की रेंज है और डीआरडीओ ने इसे डिजाइन एंड डेवलप किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चंस बन गए कि निर्भय क्या है, तो निर्भय एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है और इसको डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने है, और बहुत जल्दी इसको इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो निर्भय क्रूज मिसाइल है जो कि एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये भारत की पहली इंडिजेनियसली डेवलप या प्रोड्यूस क्रूज मिसाइल है जिसको भारत में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत डेवलप किया गया है। ऐसी पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है, निर्भय है। इसको अगर हम बात करें, इस मिसाइल को डेवलप करने का काम बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है जो कि इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ की एक लैब है। ठीक है, इतनी चीज। अब ये जो मिसाइल है ना, ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ साथ जो आपके कन्वेंशनल वॉरहेड है उनको भी कैरी करने में कैपेबल है, और इसकी जो वॉरहेड मतलब जो वॉरहेड को कैरी करने की कैपेसिटी है वो 200 से लेकर 300 किलोग्राम्स की आपको देखने को मिलेगी। खास बात निर्भय की ये है कि इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, मतलब आप इसको हवा में भी लॉन्च कर सकते हैं, सरफेस में भी लॉन्च कर सकते हैं, किसी नेवल पोर्ट से या नेवी के जो शिप्स होते हैं वहां से भी निर्भय क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, और इसमें जीपीएस सिस्टम है रेडार के लिए। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। आई थिंक आप लोग ने इसके बारे में सुना होगा। इनकी 496 वैकेंसी आउट हुई थी। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है वो 31 नवंबर है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार नोटिफिकेशन को आप
पढ़ लीजिए www.aai.aero पे जाके। और अगर आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इस जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब होती है ये, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये टोल फ्री नंबर्स हैं, ये आपके गाइडेंस सेल और परचम हेल्पलाइन नंबर है, इन पर भी कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। क्लियर? तो जो लोग भी भरना चाहते हैं 31 नवंबर से पहले इस फॉर्म को भर लीजिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, एसएससी जीडी की भी 80,000 पोस्ट आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन मतलब आरटीआई कुछ लोगों ने लगाई थी, तो एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि लगभग 80,000 वैकेंसी आ रही हैं आपकी एसएससी जीडी की, और जिनके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे लगभग आपके मिड ऑफ दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर के आसपास, 24 दिसंबर के पास से जो है वो एसएससी जीडी के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों बड़े बड़े एग्जाम हैं और इनकी तैयारी पे आपको लगना है। डन है? आगे बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अमीनी के बारे में। तो अमीनी क्या है? इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, जिसका नाम है अमीनी, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु के कथुपल्ली में। तमिलनाडु के कथुपल्ली में 4th नंबर की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अमीनी, और ये इंडियन नेवी में इंडक्ट की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली दो बड़ी कंपनीज हैं, या दो बड़े आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। एक है जीआरएसई, ठीक है, और दूसरा है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इन दोनों बड़ी कंपनीज को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आपको 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शॉलो वाटर क्राफ्ट तैयार करने हैं। उसी कैटेगरी में ये 4th नंबर का एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, जिसका नाम है अमीनी। अब ये अमीनी नाम कहाँ से आया? तो लक्षद्वीप, कोच्चि से अगर आप देखेंगे तो आपके जो कोच्चि से कुछ दूरी पर लक्षद्वीप का जो आइलैंड है उसका ही नाम अमीनी है। और अमीनी जो आइलैंड है वो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अपना जो 4th नंबर का एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट का नाम रखा है वो अमीनी रखा है। तो अमीनी को कंस्ट्रक्ट किया है गार्डन रीड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, मतलब जीआरएससी के द्वारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है फॉर द इंडियन नेवी। अमीनी क्या है? तो अमीनी लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, जैसा कि मैंने बताया, और 400 किलोमीटर वेस्ट में है ये कोची के, ठीक है। ये जो आपका क्या क्या कहते हैं क्राफ्ट है, ये आपका जो क्राफ्ट है बेसिकली 900 टन तक ये वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है, और 25 नॉट इसकी स्पीड है, ठीक है। 25 स्पीड ऑफ 25 नॉट है, ठीक। इतनी चीज़ें अगर बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उसने इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था दिसंबर 1, 2020 में, और इसने अपना पहला जो वेसल लॉन्च किया था उसका नाम था माहे इन कोची। उसके बाद जीआरएससी की एंट्री होती है और वो वापस रिमेनिंग 2 बोट्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है जुलाई 2021 में। तो बेसिकली टोटल 8 हमको ये वेसल्स तैयार करने हैं, ठीक है, जिनमें से चौथा अमीनी हमने लॉन्च कर दिया है। एक उसके पहले माहे सीएसएल मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। इसके पहले 2 जो थे वो जीआरएससी ने लॉन्च किए थे, और तीसरा भी जीआरएससी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? जो अभय क्लास के हमारे वेसल्स है उस अभय क्लास के वेसल्स को रिप्लेस करने का काम हमारे ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको 2 बोर्ड्स दिखाई दे रही हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम और आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। तो यहाँ पे आसाम की गवर्नमेंट ने इन दोनों बॉडी के मर्जर की अप्रूवल दे दी है। अब ये दोनों बॉडी क्या है? मर्ज हो गई हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम और आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, ये दोनों क्या हो चुकी हैं? मर्ज हो गई हैं, और असम के कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। अब अमलगमेशन के बाद, इस मर्जर के बाद, इस एक यूनिक बॉडी का नाम क्या होगा? आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड इसका नाम होगा। इसका मकसद है कि आसाम स्टेट की जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है। बेसिकली यहाँ पर ये जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम है इसका काम था 10th बोर्ड के एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, और आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का काम था 12th बोर्ड के एग्जाम को कंडक्ट कराना। इसलिए इन दोनों बॉडी को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया बाय द आसाम गवर्नमेंट। डन। नेक्स्ट, अब देखिएगा, आप लोगों ने आईएमएफ के बारे में सुना होगा। आईएमएफ में कई सारी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, और जो कंट्री जितना पार्टिसिपेट करती है, जितना फंडिंग देती है, उसके पास वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा होते हैं, जिसे हम कोटा कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कंट्री की जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है फंड में, उसके आधार पे कंट्रीज के कोटा डिसाइड होते हैं। डन।
तो ये तो आपको समझ में आई। कोटा डिसाइड होने का मतलब कि आपके पास वोटिंग राइट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको जो एसडीआर करने की फैसिलिटी होती है, तो एसडीआर करने की जो फैसिलिटी है वो भी आपकी, मतलब स्पेशल जो ड्राइंग राइट्स कैपेसिटी है वो भी आपकी ज़्यादा होती है, जो आपका कोटा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आईएमएफ है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक फैसला लिया है कि 50% यहाँ पे कोटा इंक्रीज करेंगे। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव अ 50% कोटा इंक्रीज। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रिसेंटली एक मीटिंग हुई और उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया है कि जो एग्जिस्टिंग कोटा है, मान लेते हैं किसी कंट्री के पास 2% का कोटा है, तो इस 2% का 50% तो 1 हो जाएगा, तो अब उस कंट्री के पास कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एग्जिस्टिंग कोटा का 50% इंक्रीज करने की बात की है इन द प्रपोर्शन ऑफ करेंट कोटा। Executive board has approved the proposal to make a 50% increase in a quota allocated to the member in the proportion to their current quota। ये बात यहाँ पर एनुअल मीटिंग में कही गई है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंटली भारत के पास जो कोटा है वो कितना है, 2.75% है, और भारत के पास जो स्पेशल ड्राइंग राइट मतलब एसडीआर की सुविधा है वो 13,000 मिलियन तक हम एसडीआर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जिसका फॉर्मेशन 1945 वॉशिंगटन डीसी में होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बुल्गारिया से है। फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथन है और चीफ इकोनॉमिस्ट है पियरे ओलिवियर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीडीबी मतलब कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने रिसेंटली हेलो नारियल कॉल सेंटर सेटअप करने की बात की और इसे लॉन्च भी कर दिया है। सो हेलो नारियल कॉल सेंटर किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया है। इसका मकसद क्या है? फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री, मतलब जैसे कि फार्मर्स होते हैं उनको कटिंग करानी है, हार्वेस्टिंग करानी है कोकोनट की या नारियल की, जो नट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, प्रॉपरली प्लांट का मैनेजमेंट करना है या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन कंडक्ट कराना है, तो फार्मर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हेलो नारियल पे कॉल करो और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड फार्मर्स की मदद करेगा। ठीक है, इस कॉल सेंटर का जो आप हेडक्वार्टर बोलेंगे तो वो कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा कोची में है, क्योंकि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का भी हेड ऑफिस आपको कोची केरला में देखने को मिल जाएगा। डन है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो स्टैचुरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के जरिए इसको तैयार किया गया होगा और 1981 में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, हेडक्वार्टर कोची केरला में मिल जाएगा। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी है, जैसे कि बेंगलुरु कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मतलब AIFF और फीफा टैलेंट एकेडमी। सो फाइनली यहाँ पे तैयार हो रही है फीफा टैलेंट एकेडमी भुवनेश्वर में। 21 नवंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वर्ल्ड क्लास फुटबॉल एकेडमी को सेटअप किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में 21 नवंबर 2023 में। ये जो अकेडमी तैयार हो रही है अंडर द फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत इसको तैयार किया जा रहा है, और जो चीफ है ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट एट फीफा के वो है मिस्टर आर्सेन बैंगनर। ये इस एकेडमी को जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, इनॉग्रेट करने वाले हैं। मकसद क्या है? तो ये जो फीफा टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत फीफा टैलेंट डेवलपमेंट ये एकेडमी तैयार की है, इसका मतलब है कि आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को तैयार करना और हमारे जो यंग फुटबॉल टैलेंट है उनको प्रॉपर नरिश करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर सके। तो ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इस एकेडमी को तैयार किया जा रहा है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। डन। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक एयर शो कर रहा है 23 से लेकर 24 नवंबर के बीच में, एयरफोर्स स्टेशन इन अंबाला कैंटोनमेंट एरिया। ठीक है, फिर कश्मीर के जो केसर है वो बड़े ही फेमस है। सेफ्रॉन या केसर जो है कश्मीर का बहुत ही फेमस है। इसका कल्टीवेशन केरला में स्टार्ट हो रहा है, केरला के विलेज में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे छऊ पर्व। तो छऊ पर्व की शुरुआत हो चुकी है टैगोर हॉल में श्रीनगर में, और उसको इनॉग्रेट किसने किया है, शुरुआत किसने की है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे ने IRCTC के साथ एक MOU साइन किया है, कोलैबोरेशन किया है और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है अंडर द देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत।
ठीक है, इस ट्रेन को डिपार्ट किया गया है, इस ट्रेन को छोड़ा गया है कहाँ से, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से, और फिर ये कई सारे स्टेशन को ये कवर करेगी। ठीक है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, तो इंडियन रेलवे और IRCTC दोनों की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ बात करते हैं हम MCQ के बारे में। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 बी ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पर होना है साइंस फेस्टिवल, आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती थी, श्रीलंका, कल हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन डी। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PBTG जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए एक डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, झारखंड में, ऑप्शन बी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सलमान रशिदी को दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इंडिया को कौन दे रहा है, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो रशिया की मिसाइल है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किसे किया गया है मेंस कैटेगरी में, तो शॉर्ट लिस्ट किया है, अभी दिया नहीं है अवार्ड। ठीक है, जब अवार्ड देंगे तो हम वापस से डिस्कस करेंगे। नीरज चोपड़ा को शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, ऑप्शन बी। AIFF एंड फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ पर ओपन हो रही है, तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में हो रही है, आज ही देखा है हमने, ऑप्शन बी। लता मंगेशकर अवार्ड 2023 के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुरेश ईश्वर बाडकर को सिलेक्ट किया है, ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम बिली जीन किंग कप ट्रॉफी स्पोर्ट्स में कनाडा ने जीती है, हमने डिस्कस किया था। ये जो ट्रॉफी है ये किस स्पोर्ट से है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या फिर बास्केटबॉल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, OBI इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करेंगे, और आने वाला वीडियो जो होगा वो डिजिटल बोर्ड में होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।